नकली ब्लैक फंगस इंजेक्शन की कालाबाजारी करने के आरोप में दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने 10 लोगों को तो गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन पुलिस का काम अभी खत्म नहीं हुआ है। दिल्ली पुलिस इस पूरे मामले में बाकी आरोपियों की भी तलाश कर रही है। ये भी पता लगाया जा रहा है कि इस रैकेट के तार कहां तक जुड़े हुए हैं। दिल्ली पुलिस मेडिकल ओपिनियन लेकर इस बात का भी पता लगाने की कोशिश कर रही है कि जो बरामद नकली इंजेक्शन थे वो मरीजों के लिए कितने खतरनाक साबित हो सकते थे। इस पूरे मामले में पुलिस बड़ी कार्रवाई भी करने जा रही है। दवा का ये डिब्बा असल में किसी जहर से कम नहीं, और दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने जब इसे जब्त किया तो खुद उसकी भी हैरानी का ठिकाना नहीं रहा, क्योंकि दवा की इस पेटी में ब्लैक फंगस और रेमडेसिविर के नकली इंजेक्शन भरे पड़े थे। दिल्ली के निजामुद्दीन इलाके में एक मकान पर जब क्राइम ब्रांच ने छापा मारा तो वहां बड़े पैमाने पर नकली इंजेक्शन का जखीरा मिला। एक कार्टून में 3284 इंजेक्शन भरे हुए थे। पकड़े गए ज्यादातर नकली इंजेक्शन ब्लैक फंगस की बीमारी में काम आने वाली दवा लिपोसोमल एम्फोटेरेसिन बी के नाम के थे, जबकि कुछ इंजेक्शन रेमडेसिविर के भी थे। कुछ लोग और हैं जिन्होंने इनको एक्सपायर्ड इंजेक्शन अभी सप्लाई किए, या फिर जो बाकी वायरस थी ये कहां से आई हैं, बाकी की दवाइयां हैं, ये सारी अभी तफ्तीश जारी है। लेकिन अभी तक हमने 10 लोगों को अरेस्ट कर लिया है। तफ्तीश में यह भी पता चला कि इनमें से 300 इंजेक्शन एक्सपायर हो चुके थे, जबकि बाकी इंजेक्शन सामान्य फंगस में काम आने वाली दवा से बनाए गए थे, जिनका इस्तेमाल ब्लैक फंगस के इलाज में नहीं किया जाता। लेकिन इनको ये ब्लैक फंगस के इंजेक्शन का लेबल लगाकर बेच रहे थे। क्राइम ब्रांच की टीम छापेमारी के दौरान उस वक्त बुरी तरह चौंकी जब उसे नकली इंजेक्शन बनाने वाले इस रैकेट से 2 डॉक्टरों को भी गिरफ्तार किया। बकौल पुलिस, दरअसल एबॉट इंटरनेशनल फार्मा कंपनी को कुछ मेल मिले थे, जिसमें कहा गया था कि दिल्ली में ब्लैक फंगस की दवाएं आसानी से मिल रही हैं, और उसी मेल में कुछ दवाओं के फोटो भी थे। खबर है कि पुलिस ने जब दवाओं के बैच नंबर को खंगाला तो वो फर्जी मिले। पुलिस ने ये भी बताया कि इस रैकेट ने इसी साल मार्च से अपना धंधा शुरू किया था, और ये धंधा 3 व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए चलाया जा रहा था। पुलिस ने यह भी बताया गया कि पकड़ा गया आरोपी वसीम इस धंधे को चलाने और मेडिकल स्टोर तक सप्लाई पहुंचाने की मुख्य कड़ी था। वसीम ने कोविड रिलीफ दिल्ली, ह्यूमैनिटी नेवर डाइज, अ कोविड ग्रुप नाम से 3 ग्रुप बना रखे थे, और इन्हीं के जरिए वो अपना सारा कारोबार चला रहा था। ब्लैक फंगस इंजेक्शन की कालाबाजारी के मामले में जिन 10 लोगों को गिरफ्तार किया गया उसमें सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि 2 डॉक्टर भी शामिल हैं, जिसमें डॉक्टर अल्तमश निजामुद्दीन के अपने इसी घर से ब्लैक फंगस इंजेक्शन की मैन्युफैक्चरिंग कर रहा था और उसे मेडिकल स्टोर और व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए आगे बेचा जा रहा था। आरोप है कि डॉक्टर अल्तमश और डॉक्टर आमिर नकली इंजेक्शन बनाते थे। डॉक्टर अल्तमश हुसैन दिल्ली में साकेत का रहने वाला है, जबकि डॉक्टर आमिर सेफला जाट का रहने वाला है। बाकी आरोपी जामिया और दिल्ली के अलग अलग इलाके के रहने वाले हैं। दिल्ली पुलिस के मुताबिक ड्रग्स कंट्रोल विभाग से नकली इंजेक्शन मिलने की लगातार शिकायतें मिल रही थी। पुलिस ने इस सिलसिले में सबसे पहले जामिया नगर से डिलीवरी बॉय वसीम खान को पकड़ा, और फिर खिदमत मेडिकोज का मालिक शोएब खान पुलिस के हत्थे चढ़ा। इसके बाद उसके सेल्समैन मोहम्मद फैजल और अफजल पकड़े गए। पुलिस की पूछताछ में पता चला कि यह इंजेक्शन साकेत में मेडीज हेल्थ केयर के मालिक शिवम भाटिया से लाता था। पुलिस ने शिवम भाटिया को भी गिरफ्तार कर लिया। उस मेडिकल स्टोर के अलावा बताया कि उसको जो सप्लाई आ रही है शिवम भाटिया करके एक आदमी है, जो शिवम भाटिया उनको सप्लाई कर रहा था। शिवम भाटिया की चेन आगे जब चली, शिवम भाटिया ने हमें कुछ लोगों के डॉक्टर फैजान, डॉक्टर आमिर और फैजान 2 लोग थे जिनके नाम बताए। अब तक की तफ्तीश में पकड़े गए लोगों का कच्चा चिट्ठा भी पुलिस ने अब खोलना शुरू कर दिया है। पता चला है कि मेडीज हेल्थ केयर के मालिक डॉक्टर आमिर ने अलीगढ़ यूनिवर्सिटी से MBBS किया था, जबकि फैजान ने बीटेक की डिग्री हासिल की थी। इसके अलावा इस रैकेट का मास्टरमाइंड डॉक्टर अल्तमश है, जिसने लखनऊ के किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज से MBBS किया और फिर एम्स से न्यूरोलॉजी में डिप्लोमा किया है। हैरानी की बात है कि अल्तमश ठगी के 5 केसों में गिरफ्तार हो चुका है। ये सभी 250 का इंजेक्शन 12,000 रुपए तक बेचते थे। इंजेक्शन के खतरनाक होने की जांच कराने के साथ पुलिस गिरोह के पकड़े गए लोगों की मेडिकल डिग्री की भी जांच कराएगी। कोरोना महामारी के दौर में लोग जब इस बीमारी से बचने की जद्दोजहद में लगे हैं, तो कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कोरोना काल के गिद्ध बनकर सामने आ रहे हैं। ये लोग लोगों की मजबूरी का फायदा उठाकर आपदा को अवसर में बनाने की फिराक में जुटे हुए हैं। दिल्ली में एक ऐसा ही मामला सामने आया है, जहाँ पर नकली ब्लैक फंगस इंजेक्शन की कालाबाजारी के मामले में 10 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। संघ, संगठन और सरकार, ये तीनों अब एक साथ में आ गए। उत्तर प्रदेश के 2022 को चुनाव को लेकर बीजेपी का सबसे अहम मंथन शुरू हो गया है। संघ ने पहली बार सरकार और संगठन की बैठक ली है। संघ के मुताबिक संघ के अंदर से जो खबरें निकल रही उसके हिसाब से दावा किया जा रहा है कि संघ
योगी सरकार के कामकाज से खुश और उस संघ ने साफ कर दिया है कि 2022 के चुनाव योगी के नाम और काम पर लड़ा जाएगा। लिहाजा योगी सरकार की योजनाओं को, चुनाव प्रचार को जन जन तक पहुंचाने की योजनाएं बनाई जा रही हैं। उत्तर प्रदेश में 2022 के चुनाव को लेकर बीजेपी का पहला सबसे बड़ा मंथन जारी है। चुनावी रणनीतियों के मद्देनजर संघ ने कमान संभाल ली है, यानी संघ की ओर से संगठन और सरकार के लिए चुनावी रोडमैप तैयार किया जा रहा है। राष्ट्रीय महासचिव BL संतोष का लखनऊ दौरा शुरू हो गया है। यूपी के प्रभारी राधा मोहन सिंह भी लखनऊ में हैं। यूपी चुनाव को लेकर पहली बार संघ के साथ मंथन। प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह और संगठन मंत्री सुनील बंसल के साथ 2022 की चुनावी योजनाओं पर चर्चा जारी है। संघ ने सरकार और संगठन के बीच समन्वय बनाकर पार्टी की योजनाओं और सरकार के कामकाज को जनता तक ले जाने को कहा है। सूत्रों के हवाले से यूपी चुनाव को लेकर बड़ी खबर यह है कि संघ ने राज्य के मौजूदा हालात पर अपना फीडबैक पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव BL संतोष के अलावा हाईकमान के बड़े नेताओं से साझा किया है। बीजेपी सूत्रों का दावा है कि संघ ने पहली बार सरकार और संगठन के बीच बैठक ली है। संघ का सीधे तौर पर कहना है कि जनता की पसंद और नापसंद को भी इसमें शामिल किया जाए। संघ ने कहा कि सबसे बड़ी बात होगी कि सरकार और संगठन मिलकर दोनों चुनावी योजनाओं को कैसे अमल में लाया जाए, इसकी योजना तैयार करे। इसमें सबसे जरूरी होगा सरकार और संगठन के बीच समन्वय। बीजेपी के सूत्रों के मुताबिक संघ ने यूपी में 2022 चुनाव के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर पूरा विश्वास जताया है। संघ के फीडबैक में ये बात भी शामिल है कि योगी के काम करने का अंदाज जनता को पसंद है, इसलिए सरकार और संगठन किसी भी असमंजस में न रहें। दोनों को मिलकर विधानसभा चुनाव के मद्देनजर अभी से गंभीरता से काम करने का निर्देश दिया गया है। इसमें सबसे अहम है कोरोना काल के दौरान शुरू की गई योजनाओं को घर घर तक पहुंचाना और किसानों के हित के लिए लिए गए फैसलों का प्रचार करना। 2022 के चुनाव को लेकर संघ ने सरकार और संगठन से अपने मुद्दे और रणनीति को साफ कर दिया है। सबसे बड़ी चुनौती होगी विधायकों की नाराजगी को दूर करना, क्योंकि 6 से 7 महीने में निगमों की नियुक्तियां भी एक चुनौती होगी। संघ ये चाहता है कि कार्यकर्ताओं की नाराजगी को दूर किया जाए, जिससे आने वाले चुनाव में सरकार को सत्ता में दोबारा लाया जा सके। जम्मू कश्मीर के सोपोर में सुरक्षा बलों को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। एक दिन पहले रात भर चली मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने लश्कर-ए-तौयबा के 3 बड़े आतंकियों को मार गिराया, जिसमें लश्कर का टॉप कमांडर मुदस्सिर पंडित भी शामिल था। मारे गए आतंकियों में एक पाकिस्तानी भी निकला। इससे कश्मीर में आतंकियों के पीछे खड़े पाकिस्तान की एक बार फिर पोल खुल गई है। बारामूला जिले के सोपोर में चप्पे चप्पे पर मौजूद सुरक्षा बल के इन जवानों ने उस जगह को घेर रखा है जहां कश्मीर में आतंक का जहर बोने वाले 3 खूंखार आतंकियों के छिपे होने का सुराग मिला था। जैसे ही आतंकियों के ठिकाने पर सुरक्षा बल का शिकंजा कसा, बौखलाए आतंकियों ने गोलाबारी शुरू कर दी। जवाब में सुरक्षा बल की तरफ से भी भारी गोलाबारी शुरू हो गई और मुठभेड़ में मदद पहुंचाने के लिए सुरक्षा बल के जवान की कई गाड़ियां मौके पर पहुंच गईं। इस एनकाउंटर का भी वही अंजाम हुआ जो अब तक होता रहा है। रात भर चले एनकाउंटर में 3 आतंकी ढेर हो गए और इनके पास से पिस्तौल और AK-47 सहित कई हथियार बरामद हुए। इन तीनों आतंकियों में एक लश्कर का कमांडर मुदस्सिर पंडित निकला, जिस पर सोपोर में 3 पुलिस वालों, 2 पार्षदों और 2 नागरिकों की हत्या का आरोप था। लश्कर के कमांडर मुदस्सिर पंडित के अलावा एक पाकिस्तानी आतंकी अब्दुल्लाह असरार और खुर्शीद मारे गए। उसमें यही मिलिटेंट इन्वॉल्व था। मुदस्सिर पंडित, एक पाकिस्तानी मिलिटेंट है अब्दुल्ला असरार बोलते हैं, एक खुर्शीद मीर जो था तीनों इन्वॉल्व था। इन आतंकियों के मारे जाने से सुरक्षा बलों के साथ साथ स्थानीय लोगों ने भी राहत की सांस ली है। बताया जाता है कि इन आतंकियों के कारण सोपोर के रहने वाले लोग काफी तंग आ चुके थे और इन लोगों की नाराजगी की वजह से ही सुरक्षा बलों को इन आतंकियों की मौजूदगी की भनक भी लगी थी। और जैसे ही पुलिस वालों पर हमले के आरोपी आतंकियों का सुराग मिला, सुरक्षा बल के जवानों ने पूरी तैयारी के साथ उस ठिकाने को घेर लिया। एनकाउंटर में स्थानीय पुलिस, CRPF और सेना की भी मदद ली गई। हालांकि आतंकियों की गोलाबारी में सेना का एक जवान भी जख्मी हो गया, जिसे इलाज के लिए फौरन अस्पताल ले जाया गया। तो कल शाम में जब इन्फॉर्मेशन मिला था SP सोपोर को, तो पुलिस, आर्मी, CRP मिलकर कॉर्डन डाला। कॉर्डन डालते ही सर्च हुआ, तो मिलिटेंट अंदर से अंधाधुंध फायरिंग किया। जिस फायरिंग में आर्मी के एक जवान को गोली लग गया था पाँव में। उसके बाद इनकाउंटर जारी रहा, जिसमें 3 टेररिस्ट मारे गए हैं। इन तीनों पर बीते 3 महीनों में सोपोर में हुए 3 बड़े आतंकी हमलों को अंजाम देने का आरोप था। सोपोर में पार्षदों की बैठक के दौरान हुए आतंकी हमले में भी इनका हाथ था। पुलिस को लंबे समय से इनकी तलाश थी। यही नहीं, पुलिस ने लश्कर के कमांडर मुदस्सिर पंडित पर 10 लाख का इनाम भी रखा था। सुरक्षा बलों के इस ऑपरेशन को बड़ी कामयाबी यूं ही नहीं कहा जा रहा। बताया जाता है कि लश्कर का टॉप कमांडर अपने 2 साथियों के साथ यहां पर नए लड़कों को भर्ती करवाता था।
और इसकी भर्ती के लिए लश्कर के कमांडर स्थानीय लोगों को काफ़ी परेशान करते थे, जिससे लोग तंग आ चुके थे। इन आतंकियों के मारे जाने से जहां लश्कर तैयबा को एक बड़ा झटका लगा है, साथ ही कश्मीर में अमन का काम करने वाले संगठनों ने भी राहत की सांस ली है। पाकिस्तान को आतंकिस्तान क्यों कहा जाता है, इसका एक और सबूत मिला है। इससे पहले जब आतंकी ओसामा बिन लादेन पाकिस्तान की सरजमी पर मारा गया था, तब दुनिया भर में उसकी किरकिरी हुई थी। और अब ओसामा बिन लादेन को लेकर पाकिस्तान के मंत्री ने ऐसा बयान दिया है कि वो शहीद है या फिर आतंकी। इससे उनकी दुनिया भर में किरकिरी हो रही है। एक सवाल जो दुनिया के सबसे खूंखार आतंकी रहे ओसामा बिन लादेन से जुड़ा था। सवाल पूछने वाला अफगानिस्तान के टोलो न्यूज का एंकर और जवाब देने के लिए सामने बैठा शख्स पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी। जब आतंकियों की वजह से बर्बाद हुए अफगानिस्तान की मीडिया सामने हो तो आतंक और ओसामा की चर्चा और इस पर सवाल जवाब तो होना ही था। टोलो न्यूज के एंकर ने आतंक पर चर्चा की शुरुआत पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान के एक बयान से की। ये कोई सवाल नहीं था, ये महज 4 सेकंड की एक पंक्ति थी। Prime Minister Imran Khan called Osama bin Laden a martyr. ये सवाल नहीं था, ये उस प्रधानमंत्री इमरान खान के बयान को याद दिलाने की कोशिश थी जिसके मंत्रिमंडल में शाह महमूद कुरैशी विदेश मंत्री हैं। लेकिन अपने ही प्रधानमंत्री के बयान की याद दिलाने पर कुरैशी के चेहरे का रंग उड़ गया। वो अपने भाव छुपाने की कोशिश करते दिखे, जहाँ न जुबान उनका साथ देती दिखी और न ही शब्द। ये कुछ ऐसा ही था जिसे पकड़े जाने पर हकलाना कहते हैं। Well, well, again, Simple as out of context. इसलिए पाकिस्तान के विदेश मंत्री के हकलाने की वजह समझ में आती है। एक तरफ अपने ही प्रधानमंत्री के बयान का बचाव करने की चुनौती, तो दूसरी तरफ आतंक के खिलाफ पाकिस्तान को बताने का दबाव और उनके हर जवाब पर पाकिस्तान के आतंकी संगठनों से लेकर कठमुल्लों तक की नजर। आखिर ऐसे में पाकिस्तानी विदेश मंत्री कुरैशी को हकलाना तो था ही, और जब शब्दों की कमी की वजह से हकलाने की नौबत आई तो बातों को गोल गोल घुमाने और सवालों को टालने के लिए उनके हाथ भी हवा में गोल गोल घूमने लगे। Well, well, again, simple as out of context. He was quoted out of context, and you know, a particular section of the media played it up. लेकिन बात यही खत्म नहीं हुई। दुनिया के सामने पाकिस्तान भीख मांगता था ये बताकर कि आतंक के खिलाफ वह लड़ाई लड़ रहा है, लेकिन हकीकत ये थी कि उसने वह लड़ाई लड़ी ही नहीं। और अब पाकिस्तान की इस बात पर सवाल उठाने के लिए एक और शख्स मौजूद था। अपने प्रधानमंत्री इमरान खान नियाजी के बयान के बचाव का कुरैशी के पास कोई और रास्ता नहीं था, लेकिन उनकी इस सफाई ने टोलो न्यूज के एंकर को लादेन से जुड़े एक और सवाल पूछने का मौका दे दिया। कुरैशी की सफाई अगर नहला थी तो नया सवाल उस पर दहला था। Is he a martyr? You disagree? Osama bin Laden? साफ है पाकिस्तान अपनी ही करतूतों की वजह से जाल में फंस चुका था। कुरैशी को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि उनकी सफाई के बाद लादेन पर पाकिस्तान का रुख साफ करने के लिए एक और सवाल तैयार है। एक बार फिर से सुनिए टोलो न्यूज के प्रमुख लुत्फुल्लाह नस्फजादा का सवाल। Is he a martyr? You disagree? Osama bin Laden? बेहद शांत चित्त से पूछे गए इस सवाल के खत्म होते ही कुरैशी के माथे पर बल पड़ गए। उनकी निगाहें एक जगह जड़ हो गईं और सन्नाटे को खत्म करने और जवाब देने के लिए मुंह खोलने में करीब 4 सेकंड का वक्त लग गया। और जब इमरान के मंत्री ने इस सवाल का जवाब दिया तो उन्होंने इसके लिए महज 5 सेकंड का वक्त लिया और इस दौरान वो बस इतना ही कह सके कि मैं इस सवाल को छोड़ता हूँ। I will let that pass. यानी कुछ सेकंड पहले जो कुरैशी ये दावा कर रहे थे कि लादेन को शहीद बताने वाले इमरान खान के बयान को मीडिया के एक खास तबके ने गलत संदर्भ में कोट किया, अब वही कुरैशी ये तक नहीं बोल पाए कि वो लादेन को शहीद मानते हैं या नहीं। एक सवाल ने पाकिस्तान के विदेश मंत्री के होश फाख्ता कर दिए। जब उनसे सवाल पूछा गया तो उन्होंने उसका जवाब देने से इनकार कर दिया। उनके प्रधानमंत्री का बयान उनके गले की हड्डी बन गया। बार बार पाकिस्तान दुनिया के सामने यह दिखाता कि वह आतंकवाद पीड़ित है, लेकिन हर बार उसका सच सामने आ जाता है। चीन की सेना हर दम अपनी नई चाल से दुश्मनों को हैरान करने के लिए कुख्यात है। भारत के खिलाफ भी चीन ने यही पैंतरा अख्तियार किया है,
लेकिन भारत से हमेशा चीन को मुंह की खानी पड़ी है। LAC पर चीन ने एक बड़ी रणनीति अपनाई है और इस प्लान के तहत नौसेना और वायुसेना की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। जमीन का भूखा ड्रैगन एक बार फिर LAC पर कदमताल करता दिखाई पड़ने लगा है। एक बार फिर पूर्वी लद्दाख की गलवान घाटी में फौजी बूटों की कदमताल ने घाटी में जमी बर्फ को पिघलाना शुरू कर दिया है। एक बार फिर पूर्वी लद्दाख के हिस्से में चीन की सेना के लाव लश्कर नजर आने लगे हैं, लेकिन इस बार शी की सेना की चाल बदली हुई है। उसका प्लान बदला हुआ है और उसके इरादे बदले हुए नजर आ रहे हैं। सेना के सूत्रों से मिली जानकारी पर भरोसा करें तो चीन के कमांडरों ने अब LAC पर अलग तरह की मोर्चाबंदी शुरू की है और इस काम के लिए उसने अपनी एयरफोर्स को आगे करके थल सेना की संख्या में तगड़ी कटौती कर दी है। भारतीय सेना की खुफिया खबरों के मुताबिक तिब्बत इलाके में मौजूद एयरपोर्ट लहासा गोंगन में अपने लड़ाकू विमानों को छिपाने के लिए चीन ने शेल्टर तैयार किए हैं, जिसकी सैटेलाइट इमेज भी सामने आ गई है। खबर मिली है कि चीन ने पेंगोंग त्सो के पास रुतोंग काउंटी, नंगारी गुनसा एयरपोर्ट, शिगाजे एयरपोर्ट, निंगची एयरपोर्ट और लहासा गोंगर एयरपोर्ट को अब पूरी तरह से तैयार करना शुरू कर दिया है, बल्कि उन्हें अपनी वायुसेना के लिए इस्तेमाल करना भी शुरू कर दिया है ताकि LAC पर भारत के खिलाफ अपनी स्थिति मजबूत कर सके। ये चीन के वो एयरपोर्ट है जिनके बारे में किसी को ज्यादा पता नहीं और सबसे खास बात यह कि सभी पांचों एयरपोर्ट तिब्बत के उस इलाके में आते हैं जो भारत की सरहद के बेहद नजदीक है। इन एयरपोर्ट को चीन ने रीजनल कनेक्टिविटी का हवाला देकर विकास करने की बात की आड़ ले रखी है, जबकि सैटेलाइट इमेज से साफ हो जाता है कि इन सभी एयरपोर्ट पर चीन के सैनिकों की गतिविधियां तेज हो रही हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, चीन के राष्ट्रपति बनने के बाद ही शी जिनपिंग ने सबसे पहला काम ही यही किया कि चीन की सेना के लॉन्ग टर्म रिफॉर्म का ऐलान कर दिया। चीन ने अपनी 7 मिलिट्री कमांड को बदलकर 5 थिएटर कमांड में बदल दिया। भारतीय वायुसेना के साथ लगने वाली वेस्टर्न थिएटर का आधुनिकीकरण तेज कर दिया। चीन की ये कमांड बाकी 4 कमांड के मुकाबले सबसे बड़ी है। मिलिट्री रिफॉर्म के नाम पर शी जिनपिंग ने 3 लाख सैनिकों को कम करने का ऐलान किया था, लेकिन बाद में इस कटौती को और बढ़ा दिया गया। बीते 6 सालों में चीन ने अपनी थल सेना से करीब 10 लाख सैनिक कम कर दिए, जो कि 50% तक की कटौती है। चीन की सेना के इतिहास में ये बदलाव बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि पहली बार जंग से दूर रहने वाले सैनिकों की संख्या में 50% की कटौती की गई है और अधिकारियों की संख्या में भी 30% की कटौती की गई है। दरअसल चीन के राष्ट्रपति 2015 से ही सेना में सुधार के कई कार्यक्रम लागू किए हैं, जिसमें सैनिकों की तादाद में तो कमी की गई है, लेकिन आधुनिकीकरण और तकनीक को शामिल किया गया है। चीन की नौसेना में पहले महज एक एयरक्राफ्ट कैरियर था, लेकिन बीते कुछ ही सालों में चीन ने एक और एयरक्राफ्ट कैरियर तैयार करके उसे ट्रायल के लिए दक्षिण चीन सागर में उतार दिया और सूत्रों के मुताबिक चीन ने तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर भी करीब तैयार कर लिया है। सूत्रों की माने तो चीन अपनी नौसेना में 5 से 6 एयरक्राफ्ट कैरियर प्लान कर रहा है। तकनीक और संचार पे फोकस करने से चीन को सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि LAC की गतिविधियों पर नजर रखने के लिए उसे सिर्फ अपने सैनिकों पर निर्भर नहीं रहना होगा, जैसा कि इस साल हुआ जब उसके सैनिकों को कड़ाके की ठंड में भी LAC पर मोर्चे पर तैनात होना पड़ा। अब चीन का प्लान है कि तकनीक की मदद से वो सरहद पे नजर रखे और जरूरत पड़ने पर रीइंफोर्समेंट भेज दे।